आज हम जानेंगे हमारे गैलेक्टिक पड़ोसियों के बारे में। केवल एक सदी पहले अधिकांश खगोलविदों का मानना कि रात के आकाश में हम जो कुछ भी देख सकते हैं वह एक आकाशगंगा, हमारी अपनी आकाशगंगा से संबंधित है। फिर भी संदेह थे। कुछ लोगों को संदेह था कि निहारिकाओं के रूप में जाने जाने वाले प्रकाश के अस्पष्ट पैच वास्तव में हमारी आकाशगंगा से बहुत दूर तारों के द्वीप थे। फिर भी 1923 तक कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था, जब एडविन हबल ने ग्रेट एंड्रोमेडा नेबुला की दूरी को मापने के लिए कैलिफोर्निया में माउंट विल्सन के ऊपर स्थित दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, जिससे साबित हुआ कि यह हमारी आकाशगंगा से बहुत दूर था। एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जैसा कि हम आज जानते हैं, आकाशगंगा की सबसे बड़ी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा वास्तव में स्थानीय समूह के सबसे बड़े सदस्य हैं, गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे आसपास की आकाशगंगाओं का संग्रह। ये दो साथी सर्पिल आकाशगंगाएं हैं, प्रत्येक खेल सितारों से भरे हथियार जो पुराने सितारों के उज्ज्वल घनी कोर के चारों ओर लपेटते हैं, और प्रत्येक कई छोटी विषम आकार की उपग्रह आकाशगंगाओं से घिरा हुआ है, जिन्हें अनियमित बौनी आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। हबल और अन्य दूरबीनों के साथ किए गए अवलोकनों से पता चलता है कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी सर्पिल आकाशगंगाएं बौनी आकाशगंगाओं के विलय के रूप में विकसित हुई, और यह कि वे इन छोटे गैलेक्टिक उपग्रहों को खींचकर और अवशोषित करके अब भी बड़ी होती जा रही हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगाएं अपने आप में टकराव के रास्ते पर हैं, भविष्य में एक दूसरे से टकराने और अरबों वर्षों में और भी बड़ी आकाशगंगा में एकजुट होने के लिए नियत हैं। एंड्रोमेडा की गति के हबल अवलोकन द्वारा खिलाए गए कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि नाटकीय मुठभेड़, जिसकी भविष्यवाणी अब से 4 अरब साल बाद शुरू होने की भविष्यवाणी की गई थी, हमारे सूर्य और उसके ग्रहों को आकाशगंगा के एक अलग हिस्से में प्रवाहित करने वाला एक सिर पर प्रभाव होगा, और अंततः बहुत बड़ी अंडाकार आकार की आकाशगंगा में बसने में लगभग 2 अरब वर्ष लगते हैं। अब हम जानेंगे गिरने वाली गैस की स्रोत की तलाश कैसे होती है। अदृश्य लेकिन गैस का विशाल बादल लगभग 7 लाख मीटर प्रति घंटे की गति से हमारी आकाशगंगा की ओर गिर रहा है, लेकिन कुछ समय पहले तक खगोलविदों को यह नहीं पता था कि यह कहां से आ रहा है। स्मिथ क्लाउड का नाम खगोल विज्ञान के छात्र वेल स्मिथ के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1960 के दशक में इसकी खोज की थी। गैस के धूमकेतु के आकार का झुरमुट है अनुमानित 11,000 प्रकाश वर्ष लंबा और 2,500 प्रकाश वर्ष भर में। खगोलविदों को संदेह था कि यह एक असफल तारे रहित आकाशगंगा या अंतरिक्ष से आकाशगंगा में गिरने वाली गैस हो सकती है। हालांकि जब उन्होंने हबल को इसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए बुलाया, तो उन्होंने पाया कि यह उन चीजों में से एक होने की संभावना नहीं थी। स्मिथ क्लाउड के माध्यम से फिल्टर की गई दूरस्थ आकाशगंगाओं से प्रकाश की जांच करने के लिए हबल का उपयोग करके खगोलविदों ने पाया कि बादल मिल्की वे डिस्क के बाहरी हिस्से जितना ही सल्फर होता है। यह आश्चर्य की बात थी, क्योंकि इतना सल्फर केवल पिछली पीढ़ियों के सितारों द्वारा आपूर्ति की जा सकती है, जो हमारी आकाशगंगा के बाहर से प्राचीन हाइड्रोजन के बादल में या सितारों की कमी वाली एक असफल आकाशगंगा के अवशेष में मौजूद नहीं होता। सबसे संभावित व्याख्या यह है कि लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले आकाशगंगा से गैस को बाहर निकाला गया था और अब यह वापसी की टक्कर के रास्ते पर है। खगोलविदों को उम्मीद है कि लगभग 30 मिलियन वर्षों में गैस बादल आकाशगंगा की डिस्क में गिर जाएगा। जब ऐसा होता है तो यह संभवतः स्टार गठन के एक शानदार विस्फोट को प्रज्वलित करेगा, शायद 2 मिलियन सूर्य बनाने के लिए पर्याप्त गैस प्रदान करेगा। हबल की टिप्पणियों से खगोलविदों को यह समझने में मदद मिल रही है कि हमारी आकाशगंगा कैसे सामग्री का पुनर्चक्रण कर रही है और विकसित हो रही है। अब हम करेंगे आकाशगंगा में प्राचीन सितारों का अध्ययन। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में ब्रह्मांडीय पुरातात्विक खुदाई का संचालन करते हुए खगोलविदों ने प्राचीन सफेद बौनों की आबादी को उजागर करने के लिए हबल का उपयोग किया। कोर में रहने वाले एक बार जीवंत सितारों के सुलगने वाले अवशेष। अवलोकन आकाशगंगा की मूलभूत संरचना का सबसे गहरा, सबसे विस्तृत अध्ययन है। इसका विशाल केंद्रीय उभार, जो सितारों के पैनकेक के आकार की डिस्क, जहां हमारा सौर मंडल रहता है, के बीच में स्थित है। इन अवशेषों को खोजने से हमारी पृथ्वी और सूर्य के बनने से बहुत पहले हमारी आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ, इसका सुराग मिल सकता है। हबल के अवलोकन इस विचार का समर्थन करते हैं कि मिल्की वे का उभार इसकी डिस्क से पहले बना था, और यह कि उभार के तारकीय निवासी अपेक्षाकृत जल्दी 2 बिलियन वर्ष या उससे कम में पैदा हुए थे। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के सितारों की आकाशगंगा की शेष डिस्क केंद्रीय उभार को घेरते हुए उपनगरों में अधिक धीरे धीरे बढ़ी। हबल सर्वेक्षण में आकाशगंगा की डिस्क की तुलना में उभार में थोड़ा अधिक कम द्रव्यमान वाले तारे भी पाए गए, जो यह सुझाव देते हैं कि उभार में तारे के जन्म का वातावरण डिस्क की तुलना में अलग था।
अब हम जानेंगे इंटरगैलेक्टिक क्लाउड की उत्पत्ति का पता कैसे लगाते हैं। हमारी आकाशगंगा के किनारों के ठीक आगे पास की दो बौनी आकाशगंगाएं एक लौकिक रस्साकशी में लगी हुई हैं। ये आकाशगंगाएं लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड हमारी मिल्की वे की परिक्रमा करती हैं और गुरुत्वाकर्षण के रूप में एक दूसरे को खींचती हैं जैसे वे करते हैं। पिछले अरब या 2 वर्षों में आकाशगंगाओं में से एक ने गैस के एक विशाल बादल को दूसरे से अलग कर दिया है, एक संरचना जो हमारी आकाशगंगा की आधी लंबाई तक फैली हुई है और मैगेलेनिक बादलों को आकाशगंगा से जोड़ती है। यह बादल हमारी आकाशगंगा को ताज़ा सामग्री की आपूर्ति कर रहा है, जो नए तारे का निर्माण करता है। खगोलविद इसे लीडिंग आर्म कहते हैं क्योंकि यह मैगेलेनिक बादलों के आगे उनकी गति की दिशा में फैला हुआ है। हालांकि कुछ समय पहले तक उन्हें यह नहीं पता था कि इस गैस को दूसरे से खींचने के लिए दो बौनी आकाशगंगाओं में से कौन सी जिम्मेदार थी और किस आकाशगंगा से गैस आ रही थी। खगोलविदों ने हबल का उपयोग यह अध्ययन करने के लिए किया कि लीडिंग आर्म किससे बना है, यह देखने के लिए कि क्या यह था अधिक छोटे मैगेलेनिक बादल या बड़े मैगेलेनिक बादल की तरह। उन्होंने लीडिंग आर्म के पीछे अरबों प्रकाश वर्ष के साथ क्वासर अर्थात सक्रिय आकाशगंगाओं के चमकीले कोर से प्रकाश का विश्लेषण किया। हबल का ब्रह्मांडीय ओरिजिन स्पेक्ट्रोग्राफ ने मापा कि लीडिंग आर्म की गैस में विभिन्न तत्वों द्वारा कितना प्रकाश अवशोषित किया गया था। ग्रीन बैंक टेलीस्कोप रेडियो वेधशाला के अवलोकनों के साथ संयुक्त इन मापों ने सुझाव दिया कि लीडिंग आर्म में गैस स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड से आई है और यह बड़ा मैगेलेनिक क्लाउड था जिसने गुरुत्वाकर्षण रस्साकशी को जीत लिया। अब हम करेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी में स्टार क्लस्टर का सर्वेक्षण। हमारे सबसे बड़े गैलेक्टिक पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा के एक विस्तृत हबल सर्वेक्षण ने खगोलविदों को एक आश्चर्यजनक खोज करने की अनुमति दी। एंड्रोमेडा के तारा समूहों में बड़े पैमाने पर सितारों और कम द्रव्यमान वाले सितारों का प्रतिशत हमारे मिल्की वे में पाए जाने वाले समान है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड नए सितारों का निर्माण करते समय एक सूत्र का अनुसरण करता है, जो हर बार बड़े पैमाने पर नीले सुपरजायंट्स से लेकर छोटे लाल बौनों तक तारकीय प्रकारों के लगातार वितरण का उत्पादन करता है। तारा निर्माण में शामिल जटिल भौतिकी को देखते हुए खगोलविदों ने दोनों आकाशगंगाओं में इस तारकीय द्रव्यमान अनुपात के समान होने की उम्मीद नहीं की थी। यह अंतर्दृष्टि उन्हें दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश की बेहतर व्याख्या करने और यह समझने में मदद करेगी कि ब्रह्मांड के इतिहास में तारे कैसे बने। पंचक्रोमेटिक हबल एंड्रोमेडा ट्रेजरी अर्थात फैट कार्यक्रम ने एंड्रोमेडा आकाशगंगा में 117 मिलियन सितारों और 2753 युवा ब्लू स्टार समूहों की लगभग 8000 छवियों को कैप्चर किया। खगोलविदों ने 30,000 नागरिक वैज्ञानिक स्वयंसेवकों की मदद ली, जिन्होंने इन तारा समूहों की खोज करने के लिए हबल की हजारों छवियों की छानबीन की, जिनकी आयु 4 मिलियन से 24 मिलियन वर्ष पुरानी है। विश्लेषण से एक विशिष्ट खोज यह थी कि समूहों में सबसे विशाल तारे पहले की भविष्यवाणी की तुलना में 25% कम प्रचुर मात्रा में हैं। इसका तात्पर्य यह है कि खगोलविद बड़े सितारों के साथ बनने वाले छोटे सितारों की संख्या को कम करके आंक रहे थे और इस प्रकार दूर के तारा समूहों और आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को कम करके आंक रहे थे। परिणाम यह भी संकेत देते हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में ग्रह बनाने के लिए उतने भारी तत्व नहीं थे, क्योंकि उन तत्वों को उत्पन्न करने के लिए बड़े सितारों से कम सुपरनोवा थे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के चारों ओर एक विशाल प्रभामंडल को किससे मापा जाता है? 5 साल के संग्रहित हबल अवलोकनों का विश्लेषण करते हुए खगोलविदों ने पाया कि एंड्रोमेडा आकाशगंगा को घेरने वाली गैस का विशाल प्रभामंडल पहले की तुलना में लगभग 6 गुना बड़ा और 1000 गुना अधिक विशाल है। अंधेरा लगभग अदृश्य प्रभामंडल अपनी मेजबान आकाशगंगा से लगभग 10 लाख प्रकाश वर्ष तक फैला है, जो हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में आता है। इस विशाल प्रभामंडल में इतनी गर्म गैस है कि इसका द्रव्यमान मिल्की वे के सभी तारों से आधा है। यदि इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, तो प्रभामंडल हमारे आकाश में चंद्रमा के व्यास का 100 गुना होगा। हालांकि एंड्रोमेडा के प्रभामंडल में गैस अंधेरा है, इसलिए खगोलविदों ने अध्ययन के लिए हबल का इस्तेमाल किया। क्वासर दूर की आकाशगंगाओं के चमकीले कोर एंड्रोमेडा के पीछे स्थित हैं, यह देखने के लिए कि गैस के माध्यम से क्वासर प्रकाश कैसे प्रभावित हुआ था। कुछ तरंग दैर्घ्य पर एक क्वासर का प्रकाश कितना मंद होता है, इसे मापकर खगोलविद यह निर्धारित कर सकते हैं कि हमारे और क्वासर के बीच एंड्रोमेडा के प्रभामंडल में कितनी गैस है। निम्न के अलावा प्रभामंडल के आकार और द्रव्यमान का निर्धारण करते हुए खगोलविदों ने यह भी निर्धारित किया कि यह हाइड्रोजन और हीलियम की तुलना में बहुत भारी तत्वों में समृद्ध है, जो केवल सुपरनोवा नामक विस्फोट करने वाले सितारों से आते हैं। ये निष्कर्ष के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। विशाल सर्पिल आकाशगंगाओं का विकास और संरचना ब्रह्मांड में सबसे सामान्य प्रकार की आकाशगंगाओं में से एक है।
यह आरेख दिखाता है कि खगोलविदों ने एंड्रोमेडा आकाशगंगा के चारों ओर प्रभामंडल के आकार का निर्धारण कैसे किया। जब दूर के क्वासर से प्रकाश प्रभामंडल से होकर गुजरा तो हबल ने देखा कि कुछ प्रकाश अवशोषित हो गया था। जब प्रकाश प्रभामंडल से नहीं गुजरता था तब कोई अवशोषण नहीं होता था। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।